वेल नाउ अभी यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। सीएनएस और एएनएस के बाद जो तीसरा बड़ा चैप्टर है आपका वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक्स हैं। उनके बाद सीएनएस में तो आपको पता है कि 11-12 टॉपिक्स थे, ऐसे एएनएस में भी कोई 10-12 टॉपिक्स हैं। 4 सिस्टम्स हैं पूरे, उनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये सारे मिला के और इनके वेरियस कैटेगरीज मिला के उसमें 8-10 टॉपिक्स बड़े हैं और हर एक में अपने एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर भी 6-7 मेजर डिजीज़ हैं या कंडीशंस हैं जहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे और उनमें कौन सी ड्रग्स होंगी, वो वेरियस सिस्टम से भी हम ले आएंगे ड्रग्स। जैसे कुछ ऑटोनॉमिक ड्रग्स यहाँ पर आएंगी, कुछ डायूरेटिक्स यहाँ पर आएंगे, कुछ और ड्रग्स होंगी जो वेरियस अदर ग्रुप्स में भी, अदर सिस्टम्स में भी इस्तेमाल होंगी। लेकिन एक स्ट्रेटजी यहाँ पे देखनी होगी कि ये है क्या। अब जैसे एंटी हाइपरटेंसिव है, दिस इज द ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हमें यहाँ पता है कि हाइपरटेंशन एक बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है, एक कंडीशन है इन विच देयर इज सस्टेन्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सस्टेन्ड अगर रेज्ड है तो मुसलसल फॉर टाइम बीइंग, नहीं कि कभी भी एक 1 एपिसोड हो गया अगर ब्लड प्रेशर का, आगे भी एक सिंगल रीडिंग आपने ले ली और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन अंटिल के ये ब्लड प्रेशर सस्टेन्ड हाई हो। आइदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या दोनों ही बढ़े हुए हो, बस सस्टेन्ड का मकसद यह है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 से मुसलसल बढ़ा हुआ है विथ एवरी रीडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हर दफा जिस दफा सुबह के टाइम पे, शाम को, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, जब भी आप रीडिंग ले रहे हैं, ऑलवेज कम्स टू बी मोर देन 140। अगर वो लेस देन 139 है अगर, तो ये प्री हाइपरटेंशन है। लेकिन इट्स मोर देन 140, देन फिर ये एक तरह से आप समझेंगे कि ये ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ये हाइपरटेंशन है। या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऐसे नहीं है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो आपको पता है कि फ्रॉम 120 ऑनवर्ड, अगर 120 से लेके इवन 130 तक, तो ये अगर 120 वो नॉर्मल है लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब भी ये हाइपरटेंशन है। अब वो जो हाइपरटेंशन है तो इसका मकसद है कि सस्टेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सस्टेन का मकसद है कि इट्स मोर देन 90 ऑलवेज, वो मोर देन 90। अगर वो 89 है तो ये प्री हाइपरटेंशन है। अब मोर देन 90 ऑलवेज अगर वहां पर आपको मिलता है, मतलब एवरी रीडिंग, अब सुबह हो शाम हो, इस हफ्ते आपने रीडिंग ली है, अगले हफ्ते लेंगे, आपको मुसलसल रीडिंग जितनी भी मिल रही हैं, इट्स ऑलवेज इट इज मोर देन 90 अगर है, तो देन यू कैन लेबल दिस पेशेंट एज हैविंग हाइपरटेंशन। तो इसका मकसद है कि सस्टेन्ड राइज जो हो ना सिस्टोलिक या डायस्टोलिक या दोनों में, तो फिर आप उसको सस्टेन्ड राइज को फिर हम नाम देते हैं हाइपरटेंशन। पर उसमें अब उसमें हाइपरटेंशन में भी अगर सस्टेन्ड राइज है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पे रख दें उसको। उसमें भी देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल स्लाइटली अबव 140 है या इस तरीके से यहाँ पर है, या स्लाइटली अबव 90 है, तो हो सकता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ, इवन आपकी मील, आपकी लाइफस्टाइल, इसके चेंज के साथ ही इवन हो सकता है कि ब्लड प्रेशर पर नॉर्मलाइज हो जाए। तो नॉट एवरी टाइम यू विल स्टार्ट विद द ड्रग थेरेपी या मेडिकेशन पे फौरन नहीं आना है। अगर ये ऐसा बॉर्डर लाइन है तो, अगर बहुत ज़्यादा रेज है तो फिर तो स्ट्रेट अवे आप, फिर आपकी लाइफस्टाइल से वो चेंज नहीं आएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो इससे पैथोफिजियोलॉजी मेनली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मेन जो है हाइपरटेंशन का जो मेन अंडरलाइन जो काज है, उसकी जो बेसिक पैथोलॉजी है, वो है आर्टीरियोलर मसल टोन का इंक्रीज। और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ये सिर्फ आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी, साथ में वेन्यूल्स में भी होगा। तो वेन्स के अंदर जो होगा कैपेसिटेंस उसकी कम हो जाएगी, यानी वेन जो सबसे मैक्सिमम ब्लड को अकोमोडेट करती हैं वो अब नहीं अकोमोडेट कर पाएंगे, दे विल पुश द ब्लड बैक हियर इनटू द हार्ट। और जब बैक टू हार्ट आएगा तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा, और वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ेगा, और प्रीलोड बढ़ने से आप पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की बढ़ने शुरू हो जाएगी और इससे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और इसकी वजह से फिर आपका आर्टीरियोलर ब्लड प्रेशर, जो आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाएगा।
तो दो चीजें यहां पर हैं, एक है कार्डिक आउटपुट और दूसरा है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट इट इज a product of two things here, one is the stroke volume and another is the heart rate। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो कार्डिक आउटपुट है। तो इसका मकसद है कि कार्डिक आउटपुट का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट उसका जो रिलेशन है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ। इसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर रेज्ड है तो उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है आइदर बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ द हार्ट, दैट मींस हार्ट रेट, और रिड्यूसिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को हम रिड्यूस करते हैं इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो विथ एवरी पंप द स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया और हार्ट रेट भी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया तो इससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, इससे सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर ये आप यहां पे करें, और दूसरा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस आप यहां पे देखिए, रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है ब्लड फ्लो को बिकॉज ऑफ द आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन। और आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन में ब्लड को अगर वहां रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रहा है तो ब्लड वहां से स्लो गुजरेगा और तब तक एक और पंप आ जाएगा। इसका मकसद है कि वो जो ब्लड प्रेशर फॉल करता है सिस्टोलिक से वो डायस्टोलिक की तरफ जब जाता है तो डायस्टोलिक की तरफ देखिए 120 अगर हो गया सिस्टोलिक तो डायस्टोलिक आराम से पहुंच जाएगी 80, तब तक एक और पंप जब भी रीडिंग लेंगे तो 120 और 80 के बीच में। लेकिन अगर 120 पे चलो पंप आ गया है 120, लेकिन जो रेजिस्टेंस ज्यादा है अगर वेसल्स में तो ब्लड का फ्लो जो होगा वो स्लो होगा तो 120 से जब वो फॉल करने की कोशिश करेगा तो अभी 90 बमुश्किल पहुंचेगा तो एक और पंप आ जाएगा। इसका मकसद है कि वो 90 से बिलो जाएगा ही नहीं। और ये किस वजह से हुआ है? रेजिस्टेंस की वजह से। इसका मकसद है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की का जो ताल्लुक है वो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर। इसको हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और इसका वास्ता जाहिर है जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिर्फ आर्टीरियोल में नहीं वेन्स में भी बढ़ेगा, इससे कैपेसिटेंस कम होगी, वीनस रिटर्न इससे बढ़ेगा और इससे इसका असर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे पड़ेगा। तो इसका मकसद ये हो गया कि यहां पर दो चीजें जो है ना हार्ट के अंदर, यहां पर दो चीजें ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर जो ब्लड प्रेशर पर अफेक्ट करती हैं, एक है कार्डिक आउटपुट और दूसरा है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का जो वास्ता है वो है स्मूथ मसल्स पर। और स्मूथ मसल्स का सबसे बड़ा रेशो जो स्मूथ मसल का होता है वो होता है आर्टीरियोल्स। वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में स्मूथ मसल्स होती हैं उनके ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसका मकसद यह है कि उनकी जो इनर्वेशन होती है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वास्ता, इसका मकसद है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं और इससे हमारी आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन बढ़ती है, यानी उनकी स्मूथ मसल का टोन बढ़ता है और वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस कम होता है। अब ये सिर्फ जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही नहीं बढ़ाता, साथ में हार्ट रेट भी बढ़ा देता है। कार्डियो एक्सीलरेशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, आप देखें कि हार्ट का रेट बढ़ जाता है और हार्ट के रेट बढ़ने से सिर्फ हार्ट का रेट ही नहीं, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट भी बढ़ता है। इसका मकसद यह है कि उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है तो यहां सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। रेज्ड ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने की तरफ आ सकता है, अगर हमें ड्रग की जरूरत पड़ी ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए तो। और वो कहां? हार्ट पे इफेक्ट करके भी कर सकते हैं और हार्ट पर मौजूद है हमारे बीटा रिसेप्टर्स। इसका मकसद है कि वे बीटा और वो बीटा 1 है, तो बीटा रिसेप्टर्स पर भी एक्ट करके हम ये काम ले सकते हैं। और अगर चाहें जरूरत पड़े तो हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर भी काम कर सकते हैं, उनको भी हम वहां रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में आर्टीरियोल्स में जो मौजूद स्मूथ मसल है वहां पर जो रिसेप्टर है वो अल्फा 1 है, तो उनको ब्लॉक करके भी हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये भी है। उसके बाद आप देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंक्रीज्ड वेस्कुलर टोन है उसके काज का कोई पता नहीं है, अंटिल के कुछ कम ही ऐसे रीजंस या काजेज आपको मिलेंगे जिनमें हमें पता होगा। जैसे कोई ट्यूमर है जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें हमें पता है कि सेकेंडरी टू फियोक्रोमोसाइटोमा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ होगा क्योंकि कैटेकोलामाइन जो होंगे उनकी सिक्रीशन बहुत ही हाई होगी। या इस किस्म की चीजें जैसे कुशिंग सिंड्रोम है उसमें कार्टिसोल बढ़ा हुआ होगा, इसकी वजह से सेंसिटाइजेशन जो होगी वो रिसेप्टर्स की ज्यादा होगी। ये सेकेंडरी काजेज हैं और ऐसे केसेस आपको मुश्किल से लेस देन 2 to 3 5-4% ऐसे केसेस मिलेंगे। ज्यादातर ब्लड प्रेशर के जो केसेस मिलेंगे उसमें कोई आइडेंटिफाइबल काज होगा ही नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ होगा ना। काज नहीं मिला तो आप थोड़ी ना पेशेंट को घर भेज देंगे, काज आप रूट काज को कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई
एक पता चला कि टेम्परेचर तो है इसको, काज टेम्परेचर का पायरेक्सिया है एक ऑफ अननोन ओरिजिन, पायरेक्सिया PUO है फॉर एग्जाम्पल, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है। अननोन ओरिजिन की समस्या तो ये थोड़ी है कि क्योंकि हमें ओरिजिन नहीं मिल रही है इसलिए ये बुखार आपको झेलना होगा, नहीं, आप कम से कम उस बुखार को ठीक करें, आप उसको एंटीपायरेटिक दे देंगे, आप पैरास्टामोल उसको दे देंगे, जब तक कि पता ना चले कि ये बुखार किस वजह से। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इसका मकसद ये नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अपने रिपरकशंस हैं। और ये ब्लड प्रेशर जितने भी आप देखें, ये उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्राइमरी, या उसको कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। 90% से ज़्यादा जो केसेस आपके क्लिनिक्स पे आएंगे वो एसेंशियल हाइपरटेंशन के होंगे, जिसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी का हमें पता है, काज का हमें पता नहीं है, इटियोपैथोलॉजी हमें पता नहीं है उसकी, लेकिन पता ना भी हो, लेकिन फिर भी हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के हमें तरीके पता हैं, क्योंकि हमें उसका पैथोफिजियोलॉजी का पता है, हमें उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब उसके कॉम्प्लिकेशन जो है, जिसका कॉम्प्लिकेशन जो उसके कॉम्प्लिकेशन हैं, बहुत मैसिव कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन ये हैं कि उससे अब जाहिर है ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मकसद है कि हार्ट जब पंप कर रहा है तो हार्ट को पंप करना पड़ता है आगे अगेंस्ट द प्रेशर जो नॉर्मलाइज है, नॉर्मल प्रेशर 120-80 वाला प्रेशर, और वो कहाँ है, उसको सिस्टमिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो हो जा रहा है एओर्टा में, नॉर्मल है। लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली आपके पास पेशेंट ऐसा आता है जिसका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 मुसलसल और मोर देन 190 मुसलसल है अगर, तो जाहिर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये आफ्टर लोड बढ़ जाएगा इसका। तो लोड ऑन द हार्ट विल बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द एओर्टा। तो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब आप इस पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर ये मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को अब इंक्रीज प्रेशर जो है जो एओर्टा में उसके अगेंस्ट पंप लगाना पड़ेगा, और पंप की वजह से अगर ये अनकंट्रोल रहा मुसलसल तो आप देखें कि उसका जो वेंट्रिकुलर जो मस्क्यूलेचर है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो आस्ते आस्ते उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि अगेंस्ट द वर्क जब आप किसी भी स्केलेटल मसल को या कार्डियक मसल को अगेंस्ट द वर्क जब आप उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे तो वो जाहिर है उसके जो सेल्स की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी, साइज़ बढ़ जाएगी, नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं और जो कार्डियक मसल सेल्स हैं इनके अंदर माइटोसिस होती नहीं है, तो नंबर नहीं बढ़ता, उनका साइज बढ़ जाती है। तो साइज जब बढ़ जाएगी तो इससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विल लीड हियर टू द, पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये कंपेंसेशन है, और उसके बाद जाहिर है उसका वीक पंप आस्ते आस्ते उसका वीक होता जाएगा और इससे हार्ट फेलियर में चला जाएगा पेशेंट। तो दिस विल बी एक्चुअली साइज हार्ट की बड़ी हो जाएगी और इसकी वजह से इवन एंजाइना हो सकता है, क्योंकि साइज हार्ट की बड़ी हो गई तो उसका जाहिर है उसकी कंजप्शन जो है वो ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी। ब्लड वेसल्स तो नहीं बढ़ेगी, ब्लड तो ज़्यादा नहीं मिलेगा उनको, तो जाहिर है उसकी हार्ट की साइज उसकी बढ़ जाएगी। ये प्रॉब्लम है। तो हार्ट फेलियर उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एंजाइना उसका प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो दिस विल लीड हियर टू, अब देखिए ब्लड प्रेशर मुसलसल जब बढ़ा हुआ होगा तो उसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी भी हो जाती है, और एंडोथेलियल इंजरी की वजह से अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ऑब्स्ट्रक्शन उसकी जगह पे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हाइपरटेंशन। और यही नहीं बल्कि ऐसी एथेरोस्क्लेरोसिस फिर सेरिब्रल ब्लड वेसल्स में भी होगी, और उधर भी स्ट्रोक के प्रॉब्लम। और स्ट्रोक सिर्फ ये नहीं है कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा, बल्कि उसके साथ साथ इवन रप्चर भी हो सकती है ब्लड वेसल्स, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। बहुत सारे पेशेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे, 10 में से कम एक पेशेंट जो होगा वो ड्यू टू द रप्चरिंग, ड्यू टू द हेमरेज इन इंट्रासेरिब्रल हेमरेज की वजह से आता है, जिसमें इंटरनल कैप्सूल की ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिनको होती है, तो इसकी भी बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेशन। और यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आप देखोगे कि किडनी के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम, ये मुसलसल बढ़ा हुआ जो प्रेशर है ये आपके ग्लोमेरुला की कैपिलरीज को ऐसे नहीं छोड़ेगा, ये आस्ता आस्ता वो उनमें डैमेज आना शुरू हो जाएगा, और किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट जो है वो देखेंगे कि उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ यानी पेशेंट सबसे पहले हो सकता है कि आपके पास क्रॉनिक रीनल फेलियर के साथ आ जाए, वो ब्लड प्रेशर की वो हिस्ट्री आपको दे ही ना। जब आप उसे पूछेंगे कि आप एंटी हाइपरटेंसिव कोई ब्लड प्रेशर की कोई गोली वगैरह लेते हैं, वो कहता है मैंने कभी ली नहीं है, मुझे तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं। क्योंकि जो रेज्ड ब्लड प्रेशर इवन सस्टेन्ड होता भी होगा ना, उसके कोई सिम्टम्स है सच नहीं होते, ये साइलेंट होता है अमूमन। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, वो सबसे खतरनाक चीज़ ही यही है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सीवियर हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सीवियर हैं लेकिन उसके इमीडिएट सिम्टम्स हैं नहीं, तो इमीडिएट सिम्टम्स इसके नहीं है।
तो पेशेंट मुसलसल बरसों चलते रहते हैं। ये सिर्फ एक्सीडेंटली यूँ समझ लो कि कोइंसिडेंटली किसी डिजीज़ की वजह से आ गए, आपने उसका एक तरह से यूँ समझ लो कि कोई वर्कअप किया और आपने उसके वाइटल्स वगैरह लिए, उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ आ गया, आपको थोड़ा शक हुआ, थोड़ा सा बढ़ा तो चलो ठीक है, हम कहेंगे कि चलो हम अगले हफ्ते दोबारा कर लेंगे, या कल आप आ जाना मैं दोबारा टेस्ट कर लूँगा, और दिन में 1-2 दफ़ा करेंगे। लेकिन मुसलसल इसी वक्त अगर आपने ब्लड प्रेशर किया, अगर मोर देन 180 190 है, तो ये तो फ़ौरन तो नहीं हुआ होगा। इसका मकसद है कि इस पेशेंट को पता नहीं कितने बरसों से ये है। तो लोग जो ना उमन इस किस्म के पे आपके पास आएंगे, क्योंकि इनके फ़ौरन सिम्टम्स होते नहीं हैं, लेकिन उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर का पेशेंट हो सकता है आपके पास, जो हार्ट फेलियर का पेशेंट आ रहा है वो दरअसल उसका हार्ट फेलियर हो ही दरअसल हाइपरटेंशन की वजह से। तो इसका मकसद है कि इसका सबसे पहला जो काम करेंगे आप, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से इवन हार्ट फेलियर के काफ़ी सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उसका आफ्टर लोड बढ़ा हुआ होगा, और आफ्टर लोड बढ़ने की वजह से हार्ट पे प्रेशर है, और हार्ट पे प्रेशर है तो उसका फिर जाहिर है रिटेंशन होगी पीछे। तो दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्लिकेशन, ये इसके कॉम्प्लिकेशन। अब जैसे मैंने बताया कि मोर देन 90% जो पेशेंट्स आप देखेंगे उनका कोई काज आइडेंटिफाइबल नहीं होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा लेकिन काज आइडेंटिफाइबल नहीं है, लेकिन अंदर इसकी जो पैथोलॉजी है, वो अंडरलाइन जो पैथोलॉजी है, उसकी पैथोलॉजिक प्रोसेस है, वो हमें पता है कि ये होगा, यही वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, या उसके साथ 90% जो पेशेंट जो आइडेंटिफाइबल काज नहीं है उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ होगा। ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, लेकिन लेस देन 10% में देयर विल बी द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज द डिजीज प्रोसेसेस। वो जो डिजीज प्रोसेस है, जो कुशिंग सिंड्रोम है, जैसे फिब्रोक्रोमोसाइटोमा है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, उनके साथ ये एसोसिएटेड होगा। वो होगा तो फिर यू हैव टू ट्रीट द काज। जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, यू हैव टू ट्रीट द काज, फिर आप ट्रीट करेंगे काज को तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 100 में से आपको 90 पेशेंट तो मिलते हैं जिनका कोई काज होता ही नहीं है। तो इसका मकसद है कि यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मोटेंसिव करने हैं आपको उसमें। और नॉर्मोटेंसिव करने के लिए मैंने बताया आपको कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आगे चल के देखते हैं। अब हाइपरटेंशन के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपको पहले से ही तो आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा कि यानी एक आम आदमी में, यानी एक पॉपुलेशन के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री, एसेंशियल हाइपरटेंशन है ना, अब जाहिर है इसका कोई जेनेटिक फैक्टर होगा, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई एनवायरनमेंट, कोई यूँ समझ ले कि कोई काज जो कॉमन होगा उस फैमिली के अंदर, हो सकता है जेनेटिक हो, बट नथिंग इज नोन येट, बट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में रन करता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। यही नहीं बल्कि एज के साथ डायरेक्ट ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती हैं, और उसके साथ साथ एज के साथ भी यहाँ पे, और इवन एजुकेशन और इनकम लेवल से भी रिलेशन है इसकी। यहाँ पर देखिए दूसरा, डायबिटिक्स जो हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे जो डायबिटिक्स होते हैं मोस्टली वो हाइपरटेंसिव भी होते हैं। इसका मकसद है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन दे रन टुगेदर समटाइम्स। इसका मकसद है कि जो डायबिटिक है मोस्ट प्रोबेबली उसका ब्लड प्रेशर पर नज़र रखना ज़रूरी है, तो उसको स्क्रीन करें ज़रूर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखें जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक्स भी होते हैं, और मोस्टली वो हाइपरटेंसिव भी होते हैं। यानी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों साथ हो सकती है, भले हार्ट का प्रॉब्लम ना भी हो तो। दूसरा आप देखें ओबेसिटी। ओबेसिटी पर क्यों? क्योंकि ओबेसिटी जब ओबीज होगा, उसका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो प्रेशर हार्ट पे बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट हैज़ टू एक्चुअली पंप एंड हैज़ टू प्रोवाइड हैज़ टू परफ्यूज द लार्जर इंडेक्स, वो बड़ी सरफेस एरिया, वो बड़ा मास उसको, तो ज़ाहिर है हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ओबेसिटी भी, और साथ में स्ट्रेस लाइफ स्टाइल भी। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर होने से बढ़ता है, तो आपने खासतौर पर देखे जैसे CEOs होते हैं बड़े कंपनियों के, बहुत सारे, मैं एक दो को जानता हूँ जिन्होंने इवन इंश्योरेंस कंपनियाँ छोड़ी हैं, वजह उनकी कि स्ट्रेस बहुत है, टारगेट दे देंगे एकदम से, वो टारगेट की वजह से वो ना नींद आती है हमें, ना कि वो टारगेट हर हाल में हमें पूरा करना होता है, और ये टारगेट्स के पीछे पढ़ते पढ़ते वो अपनी पूरी लाइफ उनकी इतनी स्ट्रेस में आ जाती है कि उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जो मेन एक चीज़ है ना, वो है हाई डाइटरी इंटेक ऑफ सोडियम। सोडियम आपका मेटाबोलाइज नहीं होता, आप जो सोडियम लेते हैं दैट सर्कुलेट्स इन योर बॉडी, और सोडियम जहाँ रिटेन होता है वहाँ वाटर भी रिटेन होता है, और वाटर और सोडियम की रिटेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यानी उसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जहाँ आपको
5 लीटर से ज़्यादा ब्लड देना नहीं है, वहाँ 5 लीटर से ब्लड ज़्यादा हो गया तो वाल्व्स में प्रेशर पड़ेगा। अरे से तो इसके साथ और स्मोकिंग आल्सो। अरे तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी एसोसिएशन है ब्लड प्रेशर के साथ। अब एक आइडिया हो गया होगा आपको कि पेशेंट आपके पास से कैसे आ रहा है। आप एक्चुअली पेशेंट ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं आता है। उमूमन क्या करते हैं, पेशेंट जिनको थोड़ा हेडेक होता है ना, वो समझते हैं हमें ब्लड प्रेशर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस शक से आते हैं। लेकिन आप हेडेक के साथ उसका ब्लड प्रेशर करेंगे तो नॉर्मल होगा। मोस्टली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनमें तो वो सिम्टम्स होते ही नहीं है। ये एक्सीडेंटली जो है ड्यूरिंग द वर्कअप हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल जाता है। इवन जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी फ़ौरन तो कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सवाए वो जो क्लासिक सिम्टम्स हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया वगैरह, वो मुश्किल से। ओबेज होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये हो सकता है, वरना उन सिम्टम्स को लेके नहीं आते पेशेंट कभी। तो डायबिटीज़ में बेस है। बहुत सारे आपको पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जो अभी डायग्नोस हुए हैं डायबिटिक। अगर आपने डायग्नोस उनको किया, पता नहीं कितने बरसों से उनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई होगी। इवन आपकी उनकी HbA1c भी कराएंगे तब भी आपको 3-4 महीने का रिकॉर्ड मिलेगा सिर्फ, लेकिन पता नहीं उनको कितने दिनों से, लेकिन वो कोई ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है। तो हाइपरटेंशन भी ऐसा ही है, लेकिन इसके अपने प्रॉब्लम्स है। इसका मकसद ये नहीं है कि ऐसे, इसलिए कहते हैं कि एक एवरी 6 मंथ्स में जो 40+ का जो है, अभी तो आप देखें हाइपरटेंशन जो है इवन यंग एज में भी है, तो यहाँ पे ये 30+ के जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 6 मंथ्स में नहीं, 1 साल के अंदर कम से कम एक दफ़ा उनको अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो एटलीस्ट ये जो बेसिक जो इनके वाइटल्स हैं वो कम से कम चेक हो जाएँ और स्क्रीन आउट हो जाए पेशेंट के। एटलीस्ट उनको ब्लड प्रेशर या दूसरी चीज़ें ऐसी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए मैकेनिज्म जो मैंने बताया कि ओवरऑल आपका बॉडी कंट्रोल कैसे करता है ब्लड प्रेशर को। अब इसमें जो है ये खास तौर पे इसके 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है कार्डियक आउटपुट, दूसरा ATPR यानी इसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये कार्डियक आउटपुट और ये आपकी बॉडी मिनट टू मिनट भी कंट्रोल करती है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना अगर आपका, तो एकदम से वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल कम हो गया तो फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये मिनट टू मिनट जो चेंजेस होती हैं, ये कंट्रोल करने के लिए नेचर ने यहां डिटेक्टर्स बिठाए हुए हैं, इनको हम बेरोरिसेप्टर्स कहते हैं। ये मिनट टू मिनट चेंजेस कराते हैं। यानी कि समझ लो कि उठे आप, थोड़ी सी आंखों के आगे अंधेरा आ गया तो ये ब्लड प्रेशर आपका फॉल कर रहा है, वो फॉल कर रहा है, एकदम से डिटेक्ट करेंगे आपकी वो जो बेरोरिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो कैरोटिड साइनस के नाम पे यहाँ मौजूद है, कैरोटिड आर्टरी में, यानी जिसका कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड के जंक्शन पे, और दूसरा जो है वो एओर्टिक साइनसेस के अंदर, एओर्टिक आर्च के पास, और दूसरा एट्रियम के पास। ये यहाँ पे डिटेक्टर्स बैठे हुए हैं, ये आपको मिनट टू मिनट कंट्रोल कराएंगे। न सिर्फ ये, बल्कि उसके साथ साथ फिर सिर्फ मिनट टू मिनट कंट्रोल तो ये तो लम्हा की खबर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये मुसलसल रहा ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम, तो फिर ये जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है आपका, इसके लिए नेचर ने फिर अलग से एक और सिस्टम बिठाया हुआ है। क्योंकि ये है डायनेमिक, जो बेरोरिसेप्टर्स है ये डायनेमिक रिसेप्टर्स हैं, ये चेंज को ठीक करते हैं। ये जब चेंज आ गया ना यहाँ, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंपल्स भेजने की, उनमें चेंज आ जाती है। यानी नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल ऐसे करते हैं, ये सिग्नल है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया ऐसे करेंगे। इसका मकसद है कि नॉर्मल भी चल रहे थे और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी इंपल्सेस की वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है ये कौन भेजेगा, और इस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी किसके जरिए भेजेंगे, जो नर्व जा रही है, और नर्व है यहाँ से ग्लासोफेरिंजियल, नीचे से वेगस, और इन वेगस और ग्लासोफेरिंजियल के से जो एफरेंट्स जाते हैं वो सीधा आपके ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर मौजूद वहां पर है जो आपको कार्डियक सेंटर्स हैं, यानी वेजोमोटर सेंटर। और वेजोमोटर सेंटर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उस जगह पर आपके 2 सिस्टम्स के साथ जो पैरेलल यहाँ पर जो एक बैलेंस रख रहा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। अब यहां से देखें तो इसका मकसद है कि, लेकिन ये लम्हा की खबर, लेकिन अगर मुसलसल ज्यादा बढ़ा हुआ है या मुसलसल कम है तो उसको ठीक करेंगे। मुसलसल जो है उसको फिर आप बेरोरिसेप्टर्स नहीं ठीक करते, ये हैंड ओवर कर देते हैं फिर दूसरे सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सिस्टम जो है ये मुसलसल बड़ी ब्लड प्रेशर को ठीक करने का काम करेगा या कम वाले को ज्यादा करेगा।
तो इसका मकसद है कि अगर इस सिस्टम को आप समझेंगे तो आप अपनी ड्रग्स को इस सिस्टम को अल्टर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बैरोरिसेप्टर्स ने इस्तेमाल किया है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, और जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल किया है तो इसका मकसद यह है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर आप यहां बैरोरिसेप्टर्स को समझेंगे, बैरोरिफ्लेक्स को, तो आप अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली ड्रग्स को इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिस्टम तो वही है, इफेक्टर ऑर्गन्स वही है सेम, लेकिन आप ड्रग्स कहां कहां इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पहले पता है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, और इसका साथ साथ ये बैरोरिसेप्टर तो ये यहां पर है। तो मोस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं, जो उमूमन ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, ये उमूमन इनका मेन जो वास्ता होता है वो कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ होता है, और टू सम एक्सटेंट हार्ट रेट के साथ भी, क्योंकि कार्डिक आउटपुट का हार्ट रेट के साथ वास्ता है, और उसका वास्ता फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, फिर उनका वास्ता रेनिन के साथ, फिर उनका वास्ता एंजियोटेंसिन के साथ, फिर उनका वास्ता एल्डोस्टेरोन के साथ। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किस पर, हार्ट के मसल्स पर या उनके कंडक्टिंग सिस्टम पर या स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पर, और इन स्मूथ मसल्स पर और कार्डियक मसल्स पर एक्शन करने के लिए फिर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और जब कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो फिर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी कोई ड्रग्स होती होंगी, जो हम इन सिस्टम्स पर एक्ट न करके हम एक और रास्ता ले सकते हैं टू डिक्रीज द टोन ऑफ द, क्योंकि बिलाखिर हमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करना है और कार्डिक आउटपुट को कम करना है। तो इसका मकसद यह हो गया कि आपको 3 किस्म के रास्ते चाहिए, एक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से गुजरता है, एक जो रेनिन से गुजरता है या फिर एंजियोटेंसिन से या एल्डोस्टेरोन से, और एक स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल से थ्रू कैल्शियम। तो वेरियस पाथवेज आपके पास जहन में हैं, और उनको लेके हम स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की, जैसे बैरोरिसेप्टर है, अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे इस वक्त आप रेस्ट में बैठे हुए, आपके ब्लड प्रेशर जितना है 120/80 के करीब, वो एक खास हद तक एक प्रेशर दे रहा है आपके बैरोरिसेप्टर्स को, नॉर्मल है, वो इस वक्त नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ नॉक कर रहा है प्रेशर जो है वो बैरोरिसेप्टर्स पर, और वो सिग्नल्स भेज रहा है, एक्शन पोटेंशियल फायर कर रहा है किस पे, वेसोमोटर सेंटर पर, और एक बैलेंस के साथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस वक्त नॉर्मलाइज है। अब हुआ यह है कि आप जब उठ के खड़े हो गए हैं तो एकदम से ब्लड प्रेशर, आप देखेंगे आपका आंखों के आगे थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। अब जैसे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, कैरोटिड साइनस के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। अगर कैरोटिड साइनस पर प्रेशर कम पड़ेगा तो पहले क्या हो रहा था, पहले उसको अच्छी खासी एक्टिवेशन मिल रही थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो लेस एक्टिवेशन होगी, प्रेशर कम पड़ेगा उसका। जैसे इसकी लेस एक्टिवेशन होगी तो उसके जो सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल ऐसे फ्रीक्वेंसी के साथ भेज रहा था, अब वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जो कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो उस कम फ्रीक्वेंसी के साथ अब डिस्चार्ज भेजेगा कहां, वेसोमोटर सेंटर पे, वाया 9th नर्व एंड द 10th नर्व, वो वहां पहुंच गई, और उस जगह जब अंदर जाएगा कहां, मेडुला ऑब्लांगेटा पे, जो वेसोमोटर सेंटर है, जो इत्तेफाक से मौजूद होता है वहां पर, जहां एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में मौजूद है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा में आपका ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस मौजूद है, जिसको आके इस वक्त लेस फ्रीक्वेंसी के साथ सिग्नल्स दे रहा है कौन, 9th और 10th नर्व्स। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो लेस होगा, तो इसके साथ 2 लाइनें निकलती हैं, एक सिंपैथेटिक की और एक पैरासिम्पैथेटिक की। अब जैसे आप यहां पे देखो कि जब वेसोमोटर सेंटर पर सिग्नल्स कम पहुंचेंगे, कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल पहुंचेंगे यहां पर, तो ये क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसकी कर देगा डिसइनहिबिशन, यानी उनको कंट्रोल करके बैठा हुआ था। अब जो कम पहुंचेगा तो ढीला कर देगा, ढीला जब कर देगा तो ये इसकी जो इनहिबिट कर रहा था उसको डिसइनहिबिशन कर देगा, और डिसइनहिबिशन का मकसद है कि स्टिमुलेशन दे देगा। डिसइनहिबिशन मींस इसको एक को इनहिबिट किया, ये डिसइनहिबिट हो गया। अब डिसइनहिबिशन अगर हो गई यहां पर, तो ये क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर डिसइनहिबिशन हो गया। इसका मकसद ये कि ये हो गया स्टिमुलेट, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलस से क्या होगा, इसकी स्टिमुलस से आगे से क्या इफेक्ट होने वाला है, आगे से इफेक्ट होगा ब्लड वेसल्स पर, और ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा,
वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल पे हो जाएगी वेजो कंस्ट्रिक्शन, इससे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या सिर्फ ब्लड वेसल पे हो जाएगी कि हार्ट पे भी होगा? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, यानी उसका हार्ट रेट बढ़ा देगा, उसका हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देगा, उससे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। उधर से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया और यहां से पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन उसकी, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब वो जो डिक्रीज हुआ था वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अब सिर्फ मामला सिर्फ यहां नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये इस वक्त यहां पर नॉर्मल हालात में देखो इसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्रेक लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके पास कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल गए ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, तो इसको डिसइनहिबिट किया, इसको डिसइनहिबिट करेगा। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ये क्या कर देगा, ये वेगस सिस्टम को, जिसको इसने ब्रेक लगा के बैठा था यहां पर, यानी समझ लो वेगस को इसने नॉर्मल हालात में स्टिमुलेट जब किया हुआ था, वेगस को यहां ब्लॉक कर देगा। उल्टा काम, वेगस को जैसे ब्लॉक कर देगा तो वेगस का काम क्या है? वेगस का काम है हार्ट पे, वेगस ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स पे नहीं जाती, वेगस का काम है कहां? साइनस पे, यानी उसका काम है हार्ट पे, और हार्ट पे जैसे जाएगा तो हार्ट पे उसका रेट उसका कम कर देगा। सिर्फ रेट ही कम नहीं करेगा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे भी, लेकिन उसका रेट पे ज्यादा इफेक्ट, तो रेट को कम कर देगा। रेट के कम करने की वजह से जो आप यहां पे देखें, तो इसका मकसद ये है कि ये जनरली इसको वेगस नर्व रेट को, लेकिन क्योंकि इसने वेगस को जो है वो इनहिबिट कर दिया है, मतलब वेगस को जब स्टिमुलेट कर रहा था तब हार्ट का रेट कम था, लेकिन वेगस को जैसे ब्रेक लगा दिया तो हार्ट वेगस के टोन से निकल गई। और वेगस का क्या काम होता है? इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना? डिक्रीज करना। लेकिन अगर तुम वेगस के ऊपर से अपना असर निकाल लोगे तो जाहिर है हार्ट जो होगी विदाउट वेगस कंट्रोल चली जाएगी। तो हार्ट इस वक्त किसके कंट्रोल में होगी? सिंपैथेटिक के कंट्रोल में, तो हार्ट का रेट उसका बढ़ जाएगा। वो जो आपका कम ब्लड प्रेशर था वो अब ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, टू बैक टू नॉर्मल। और नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल होने के साथ वो प्रेशर जैसे आ गया, फ्रीक्वेंसी फिर इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ फिर अब उसके वो सिग्नल जो है वो फिर वापस, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ वो सिग्नल्स फिर वापस चले जाएंगे। और तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का जो तरीका है, ये मिनट टू मिनट चेंजेस जो हैं ये लाता है कौन? बैरोरिसेप्टर। तो इसका मकसद है कि सिंपैथेटिक, आप बैरोरिसेप्टर को यूज ही ना करें, आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को देख के अगर डायरेक्टली उन्हें रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हम पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स को इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम सिंपैथेटिक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक पर जो आप इफेक्ट दिखाएंगे ना उसका इफेक्ट बड़ा मैसिव होता है। वो एकदम से ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हार्ट रेट को अगर तुम कम करोगे तो तुम्हें देनी पड़ेगी क्या? एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इतना हार्ट के रेट को कम कर देती है कि इवन बंद ही कर सकती है। तो उम्मूमन हम ये नहीं देंगे। आप इसको हार्ट के रेट को थोड़ा बढ़ाना है, कम करना है, तो फिर आप अगर बढ़ाना है तो फिर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को इस्तेमाल करना, हाइपरटेंशन के पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, तो हम एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करते हैं। और एंटागोनाइज दो तरीके से, या तो बीटा वालों को करें या फिर अल्फा वालों को करें, अल्फा 1 को और बीटा भी बीटा 1 को। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये दो रिसेप्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब सिर्फ मामला यहाँ ये नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बैरोरिसेप्टर्स, आपको पता है कि ये बैरोरिफ्लेक्स जो है वो जैसे फॉल हुआ ब्लड प्रेशर, ये मैंने बताया आपको किस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन हमारे पास एक और भी सिस्टम है, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब इसमें अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो एवरी ऑर्गन विल गेट द लेस ब्लड। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो शेयर मिलता है कार्डियक आउटपुट का वो किडनीज को, तो किडनीज को अगर सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा तो वहां पर आपको पता है कि जीएफआर उसका कम हो जाएगा, यानी रीनल हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, ब्लड को उसको कम मिलेगा, बिकॉज 20% से ज्यादा जो कार्डियक आउटपुट का सिर्फ 2 किडनीज लेती हैं। और जब हार्ट पंप कम करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसका ब्लड प्रेशर लो होगा अगर, तो लो होने से जाहिर किडनीज कम लेंगी, और जब किडनीज कम लेंगी तो किडनी एक अपने अंदर से एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है रेनिन। तो रेनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर के फॉल से रेनिन विल बी प्रोड्यूस्ड। और रेनिन जब प्रोड्यूस होता है तो रेनिन का काम यही है कि व्हेन द रेनिन इज प्रोड्यूस्ड, तो रेनिन का अपना वर्क तो है ही, लेकिन रेनिन का एक वर्क यह है कि दैट विल एक्चुअली बी प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिनोजिन, यह हार्मोन है। अब एंजियोटेंसिनोजिन जो है, क्योंकि ये प्रीकर्सर है, ये काम नहीं करता जब तक इसके कुछ अमाइनो एसिड्स क्लीव न किए जाए।
और दैट एंजियोटेंसिनोजन विल बी क्लीव्ड इनटू एंजियोटेंसिन, जैसे पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन इनटू द ट्रिप्सिन, ये एंजियोटेंसिनोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन, बट दैट एंजियोटेंसिन इज आल्सो इनएक्टिव, उसको कहते हैं एंजियोटेंसिन 1। अब वो 1 जो सर्कुलेट कर रहा है तो 1 विल नॉट एक्ट अंटिल द एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय मींस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको एस कहते हैं, इसका दी एस। माना इसका मकसद है कि एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होगा जब लंग के अंदर मौजूद जो एंडोथीलियम है उसके पास मौजूद जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको कन्वर्ट न कर दे, किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बेसिकली ये समझ लो कि बॉडी का सबसे ज्यादा मोस्ट पोटेंट सर्कुलेटिंग वेजोकंस्ट्रिक्टिव हार्मोन है, सबसे ज्यादा वेजो, नाम इसका एंजियो, एंजियो मींस वेसल्स, एंजियो मींस वेसल, टेंशन मीन टेंशन, तो उसके स्मूथ मसल को ऐसे वेजोकंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो आपके कम ब्लड प्रेशर को किडनी ने ठीक करने की कोशिश की है बाय प्रोड्यूसिंग रेनिन टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजन, देन टू एंजियोटेंसिन, देन टू एंजियोटेंसिन 2, और 2 का डायरेक्ट इफेक्ट है किस पे, वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। तो वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है क्योंकि ये एंजियोटेंसिन 2 जो है दैट इज एक्चुअली सर्कुलेटिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर, पोटेंट, मोस्ट पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। चलो वो तो हो गया, ये क्या करेगा, स्मूथ मसल जहां जहां है उनको कंट्रैक्ट करेगा। अब कहाँ है, जैसे आर्टीरियल्स में, जैसे वेन्स में। अब आर्टीरियल्स में इंक्रीज कर दिया उसने, अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन कर दी तो इससे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और इससे आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ यही नहीं, वेन्यूल्स में भी इंक्रीज करेगा उसका टोन, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो कम हो जाएगी, वीनस रिटर्न इसका बढ़ जाएगा और हार्ट की तरफ ज्यादा आके वहां से फिर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से फिर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये एंजियोटेंसिन 2 ने किया। अब एंजियोटेंसिन 2 ने शुरुआत में ये काम किया, ब्लड प्रेशर इससे थोड़ा बहुत आपका बेटर हुआ है, लेकिन अब देखो हुआ क्या, ये जो इस वक्त एंजियोटेंसिन रेनिन की प्रोडक्शन हुई है, तो रेनिन की प्रोडक्शन ये हुई है कि स्टार्ट आपने की है, लेकिन हमें यह है कि मुसलसल ब्लड प्रेशर शायद कम ना हो जाए, तो सबसे पहले रेस्क्यू के लिए यूं समझ लो कि सबसे पहली जो इमदाद आती है ना हमारी, वो है रेनिन की प्रोडक्शन। और रेनिन की प्रोडक्शन से जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पे भी होता है। माने पहला जो आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा फाल होने की वजह से, वो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होगा। पहला झटका वो आपको बेरोरिसेप्टर्स ने दिया था, लेकिन बेरोरिसेप्टर्स वो सिर्फ चेंज के टाइम पर आपको काम करता है, लेकिन वो जो मुसलसल सस्टेन्ड इंक्रीज और फाल है उसको ठीक करने का पहला झटका कौन देगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम वाया रेनिन। लेकिन वो काम न्यूरोलॉजिकल जो काम है वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है, तब तक आप रेस्क्यू के लिए कुछ और लोगों को बुलाएंगे। अब वो काम भी रेनिन ही करेगा। रेनिन ने पहले किसको स्टिमुलेट किया, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को, उससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन काफी नहीं है, क्योंकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए आपको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा और उसके बाद इंतजाम करेगा कि इसको बढ़ाने का रोल प्ले करने के लिए किसी और को बुलाया जाए, और को बुलाए रेनिन खुद, कैसे, एंजियोटेंसिनोजन को। उसको एंजियोटेंसिन 1 में, 1 को 2 में, और 2 कन्वर्ट किया तो 2 ने क्या किया, 2 ने क्या आप सिंपैथेटिक को कि डायरेक्ट जाके इफेक्ट किया किस पर, स्मूथ मसल पर, वेसल्स पर। उससे क्या हुआ, तब तक आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम विथड्रॉ हो जाता होगा और अब वेजोकंस्ट्रिक्शन इज डायरेक्टली अफेक्टिंग दी ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स। ये भी इतना ज्यादा नहीं चलेगा। अब थर्ड जो मैकेनिज्म है वो इस्तेमाल करेंगे आप। अब थर्ड मैकेनिज्म कौन इस्तेमाल करेगा, फिर वही कौन, रेनिन नहीं। रेनिन ने तो एंजियोटेंसिनोजन करके एंजियोटेंसिन 2 पहुंचा दिया है ना आपके पास। अब इसका मकसद है कि जो थर्ड क्यू होगा, जैसे रिले रेस होती है ना, तो पहले एक बंदा रन करता है, वो जब रन करता है नंबर 1 बंदा, तो वो क्यू देता है 2 वाले को, वो जब 2 वाला जब रन करके आ जाता है तो 3 वाले को देता है। इसका मकसद यह है कि रेनिन स्टार्ट में हुई, बाद में इस रेनिन ने जब एंजियोटेंसिन 2 बनाया है तो एंजियोटेंसिन 2 ने वर्क किया। अब एंजियोटेंसिन 2 तीसरे बंदे को बुलाएगा और वो जो तीसरा बंदा होगा वो एल्डोस्टेरोन होगा। वही आपको पता है
कि एंजियोटेंसिन 2 सबसे पोटेंट स्टिमुलेंट है जोना ग्लोमेरुलोसा का, जहां से एल्डोस्टेरोन निकलता है। वहां पर दो चीजें हैं, एक हाइपरकेलीमिया और दूसरा है आपका एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी पोटेंट स्टिमुलेंट ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो इसका मतलब एंजियोटेंसिन 2 ने एंजियोटेंसिन करते करते जितना काम दिखा दिया, उसके बाद अनवर्ड वो हैंडओवर करेगा किसको? एल्डोस्टेरोन को। तो देन एंजियोटेंसिन 2 की वो जो लेवल इतनी ऊपर आ गई है, दैट विल नाउ कॉज द एंजियोटेंसिन 2, दिस विल कॉज हियर द इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन secretion from the zona glomerulosa of your adrenal cortex। और वहां से जैसे एल्डोस्टेरोन आ गया, यार उसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये आपकी, तो टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया है। रेनिन ने काम किया थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद रेनिन ने एंजियोटेंसिन 2 बनाया, और 2 जो है वो फिर वो 2 में सिर्फ रेनिन की वजह से नहीं बना है, एस इनहिबिटर एस एंजाइम की वजह से बना है। इसका मकसद ये हो गया कि अगर आप फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने बताया कि नेचर ने आपको फॉलिंग ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए ये मैकेनिज्म दिया है, लेकिन ब्लड प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ हो तो उल्टा कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने मैकेनिज्म का आपको पता है। इसका मकसद ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इस एस को आप ब्लॉक कर दें तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो तो मौजूद होगी, 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। अगर 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी तो क्या होगा? इससे वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और जब वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। किसका? जिसका बढ़ा हुआ था उसका फॉल करेगा। माने इसका मतलब नॉर्मोटेंसिव होने की कोशिश करेगा। माना आप कोई ऐसी ड्रग जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को कर दे इनहिबिट, इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हो। अब इन लोगों ने क्या देख लिया है कि एंजियोटेंसिन 2 बनने से आप रोक रहे हैं, किस ड्रग के थ्रू? एस इनहिबिटर के थ्रू। अब कह रहे हैं कि आप ऐसे न करने दें, एंजियोटेंसिन 2 को चलने दें, कन्वर्टिंग एंजाइम को हाथ न लगाएं, एंजियोटेंसिन 2 को बनने दें और देखें कि ये करता क्या है। अब करेगा क्या? ये स्मूथ मसला ब्लड वेसल्स पर मौजूद एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे आके लगता होगा, लग के वेजोकंस्ट्रिक्ट करता होगा। इन लोगों ने क्या किया, उस जो आखिरी उसका रिसेप्टर साइट है उसको ब्लॉक कर दिया, यानी एस इनहिबिटर को हाथ नहीं लगाया, यानी एस को हाथ नहीं लगाया है। इन्होंने सीधा क्या किया? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स ईजाद कर दिए। तो सिलेक्टिव उनका काम हो गया किस पर? ब्लड वेसल पे, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 के दूसरे भी काम थे। तो इन लोगों ने ये एक ड्रग लेके आ गए, इसका नाम पड़ गया ARBs, उसका नाम पड़ गया एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका मकसद है कि उनके थ्रू भी आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हो। एस इनहिबिटर के जरिए भी कर सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स के जरिए भी कर सकते हो, अल्फा ब्लॉकर के जरिए भी कर सकते हो। उसके साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ आप इवन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लड प्रेशर वहां से भी नॉर्मलाइज हो सकता है। तो इससे क्या जाहिर हुआ? इससे यह जाहिर हुआ कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। बल्कि अगर आप चाहो कि चलो इनको ना भी करें, अगर आपका थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एक और रास्ता भी है हमारे पास, ब्लड का वॉल्यूम कम कर दो, ब्लड का वॉल्यूम कम कर दो। इसका मकसद है कि डायूरेटिक्स भी दे सकते हो। कि हमारे पास एक और भी चीज, स्टार्ट एक्चुअली डायूरेटिक्स से करते हैं। हो सकता है कि आपको ड्रग्स ऐसी इस्तेमाल करने को मिले कि आपको सिंगल ड्रग थेरेपी, मोनोथेरेपी पे आप रखा जाए। हो सकता है शुरू में इवन ड्रग दे ही ना जी आपको लाइफस्टाइल से और मील से और आपके डाइट से और आपके वर्क से और इस तरीके से आपको रिलैक्स रख के सेडेंटरी लाइफ आप खत्म करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करके हो सकता है ब्लड प्रेशर उससे भी कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर मेडिकेशन, और मेडिकेशन में हो सकता है सिंगल ड्रग से ही काम हो जाए। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स इससे होते हैं जो एक ड्रग से उनका काम नहीं होता है, स्ट्रेट अवे कभी तो इवन 2 ड्रग से स्टार्ट करना पड़ती है। और यहाँ पर ये तो मैंने बताया कि एल्डोस्टेरोन अगर आ गया तो तीसरा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आपका? वो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वाटर और सोडियम रीएब्जॉर्ब करके पोटेशियम को वो एक्सक्रीट करता है। तो पोटेशियम को एक्सक्रीट करने की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगी यार। तो इसका मकसद ये है कि जब आप ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करें तो फिर आपको ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह ये आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये होगा कि एंजियोटेंसिन 2 जो है एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करके वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको ये आता है तो उल्टा करना भी आता होगा, समझ गए? तो इसका मकसद क्या होगा कि आप एंजियोटेंसिन 2 को
आप इनहिबिट करें, या तो एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट, अगर आप इसको इनहिबिट करते हो तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, उसकी वजह से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और इसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, और ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो उससे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। माने इसका मकसद है कि आपको अगर ये पैथोफिजियोलॉजी आती है तो आप मुख्तलिफ जगहों पर आप मुख्तलिफ ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखें कि मैंने बताया कि आप बहुत सारी ड्रग्स को यूज़ करेंगे, जैसे एक ड्रग है, जैसे डायूरेटिक्स का ग्रुप है, जैसे एक थायराइड डायूरेटिक्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायराइड या क्लोरोथेलिडोन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको लूप डायूरेटिक्स कहते हैं, इन पे हम आएंगे, आपको बताएंगे इनको कि ये किस तरीके से लूप डायूरेटिक्स जो लूप ऑफ हेनली पे काम करेंगे, ये खास तौर पे इमीडिएटली काम करती हैं और हम उन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादातर इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं जब ब्लड प्रेशर हो उसका जिसको पहले से ही हार्ट फेलियर हो, क्योंकि ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहलाती हैं, ये फौरी तौर पे भी एक्शन करती हैं, उनका मैसिव एक्शन होता है। आम ब्लड प्रेशर में डायूरेटिक्स ये नहीं देते हैं, ये उनमें देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ और एसोसिएटेड विथ हार्ट फेलियर भी हो, तो फिर हम ये देते हैं। लेकिन इन सभी में आपने देखा है कि ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे देंगे तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स आप जहाँ पे देखेंगे इनमें पोटेशियम का लॉस होता है, और पोटेशियम का लॉस जब होगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगी। हम पोटेशियम को रोकना भी चाहते हैं, हम पोटेशियम को रोकेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा पोटेशियम स्पेयरिंग, ये दोनों मिला के देंगे, यानी ये पोटेशियम को रोकेंगी, ये पोटेशियम को बाहर निकालेंगी, तो इसका मकसद है कि एक बैलेंस रहेगा। तो इवन कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल की जाती है, एक डायूरेटिक दूसरी आधा ये दोनों मिला के हम दे देते हैं। तो थायराइड के साथ साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी साथ में मिला के देते हैं, यानी एक टेबलेट के अंदर हाफ वो होगा हाफ ये होगा। ये चल के आपको बताएंगे इनके क्या फायदे हैं। बीटा एड्रेनर्जिक के ब्लॉकर्स आप पहले भी देख चुके हो, ये आप बीटा 1 भी या फिर नॉन सेलेक्टिव बीटा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे हम देखेंगे कि ये कौन कौन से पेशेंट्स में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इनका क्या फ़ायदा होगा हाइपरटेंशन में। दूसरा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कितना, अल्फा 1, और अल्फा 1 ब्लॉक करेंगे तो वो स्मूथ मसल्स आपके डायलेट हो जाएंगे। लेकिन इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, ये हमने पहले भी किए हुए हैं कि इनकी वजह से इवन पोस्टरल हाइपरटेंशन भी हो सकती है और ब्लड प्रेशर इतना फॉल हो जाता है कि इससे इवन रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, तो इवन हार्ट के पेशेंट में उमूमन कोशिश करके ये नहीं देते। दूसरा एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो 81 को 82 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, मीन्स एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। जब 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ज़ाहिर है वेसल्स कंस्ट्रिक्ट ही नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर वो ना इस्तेमाल करना चाहें, ये दोनों नहीं करते, वो ना करना चाहें तो उनकी जगह पे ये कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग स्विच ऑन हो जाते हैं फ्रॉम एस इनहिबिटर टू ARBs, क्योंकि एस इनहिबिटर्स का एक दो बड़े मैसिव यूज समझ लो कि बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बेजार होके पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं ARBs पे। दूसरा है रेनिन इनहिबिटर, अगर आप चाहें कि शुरू से ही रेनिन को ये आप इनहिबिट कर दें तो आगे मामला ही नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये कम इस्तेमाल होती हैं। दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये 3 अलग अलग किस्म के हम ग्रुप्स देखेंगे यहाँ पर। एक जिसको हम कहते हैं डायफिनाइल अल्कलाइंस, जिसका वेरापेमिल जैसे केलान वगैरह, दूसरा बेंजोथाइजेपिन्स और तीसरा जो है डायहाइड्रोपायरिडिन। ये तीनों के थोड़े से सटल डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। एक वो है जो सिर्फ वेसल्स पे ज़्यादा काम करेगा, एक वो है जो हार्ट और वेसल्स दोनों पे, और एक जो है वो प्रीडोमिनेटली हार्ट पे। ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का ब्लड प्रेशर है, उस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। तो इनके तीनों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। या उसके अलावा इवन कुछ ऐसे भी मसल्स हैं, यानी जो समझ लो कि सेंट्रली कंट्रोलिंग मसल्स हैं, जैसे क्लोनिडीन है, या डायरेक्टली यूँ समझ लो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स, जो स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स को जिनको वेजोडायलेटर्स कहते हैं, जो एस इनहिबिटर के कैटेगरी में नहीं आएंगे, ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग के कैटेगरी में आएंगे, ना ही एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग में कैटेगरी में। ये कैटेगरी बिल्कुल अलग है, इसको हम कहते हैं वेजोडायलेटर्स। कुछ कंडीशंस के अंदर आप देखेंगे ब्लड प्रेशर अगर बहुत ही इमरजेंसी में आपको नॉर्मलाइज करना है या प्रेगनेंसी के दौरान उसको नॉर्मलाइज करना है, तो फिर आपको इस ग्रुपों की तरफ आना पड़ता है, जैसे हार्टलिजीन वगैरह या आप इसनाइट्रोप्रोसाइड वगैरह, या आप देखेंगे कि दीज आर दी ड्रग्स आल्सो विच कैन बी यूज्ड हियर। अब देखिए ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, गोल आपका ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि सीवीएस और किडनी के अंदर जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उसको नॉर्मलाइज करना है, वरना हमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, इसके कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है, उनको आपको बचाना है।
ये किडनी फेलियर में आप देखें, जब हाइपरटेंसिव एक जैसे पेशेंट अगर आपको शक है ना कि उसको हाइपरटेंशन है, तो हम उसके यूरिन डीआर भी कराते हैं, क्योंकि यूरिन डीआर के अंदर आप देखें प्रोटीन यूरिया होगी। माने इसका मकसद है कि ग्लोमेरुलाई के अंदर चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन आएगा जो अमूमन नहीं होता है, तो प्रोटीन आएगा, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर मौजूद होगी। अब देखिए गोल हमारा क्या है, गोल हमारा ये है कि 140 से हमें कम रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा लो करना है ब्लड प्रेशर, 140 से कम रखना है। फिर हाइपरटेंशन की तरफ आ जाए चलो भी ठीक है, लेकिन कम से कम वो हाइपरटेंशन के उस कैटेगरी से निकल आए। तो 140 वाला 130 भी आ गया तो चलो ठीक है। और उसके साथ साथ वो 90 वाला जो है, अबाउट 90 हमेशा रहता है, उसको 90 से नीचे ले आए। नॉट नेसेसरली कि उसको 80 से भी नीचे ले आए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन हमारा गोल ये होगा। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप देखिए माइल्ड हाइपरटेंशन जब होती है ना जिसके अंदर, तो माइल्ड हाइपरटेंशन कैन बी कंट्रोल विद अ सिंगल ड्रग। और जब ये सिंगल ड्रग आपको शुरू करने की बारी आए, जैसे 140 से थोड़ा सा ऊपर रहता है, 90 से थोड़ा सा ऊपर रहता है, आप कोशिश करें, अगर आप हर फिजिशियन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी अपनी थिंकिंग है, अगर वो पेशेंट की रेस्ट को सही करे, उसको रिलैक्स रखे, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करे, सोडियम इंटेक उसका कम कर दे, उसको एक्सरसाइज बता दे, वेट उसको कम करे, स्मोकिंग वगैरह, डायबिटीज है उसको कंट्रोल करे, तो हो सकता है कि उसको एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पे न रखा जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन मॉनिटर करें कि ब्लड प्रेशर उसका इस वजह से नॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप ड्रग दे देंगे, और ड्रग जब देंगे तो यू विल हैव टू एक्चुअली स्टार्ट विद द मोनोथेरेपी। और मोनोथेरेपी हम हमेशा जब स्टार्ट करते हैं या तो सिर्फ एक थायराइड डायरेटिक से, या थायराइड अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, वो बताऊंगा क्यों, तो कोई एस इनहिबिटर दे दें उसको, आप एक एस इनहिबिटर दें, या ये दें, या ARB दें, या उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन तीनों में से कोई एक दें। स्ट्रेट अवे ऐसे पेशेंट्स के अंदर उम्मन बीटा ब्लॉकर नहीं देते अंटिल के ही इज एसोसिएटेड विद सम एंजाइना और समथिंग लाइक दिस। तो इसका मकसद ये कि उम्मन ब्लड प्रेशर अगर फॉर एग्जांपल एक मॉडरेट यानी माइल्ड किस्म की अगर हाइपरटेंशन है और मोनोथेरेपी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बीटा ब्लॉकर को छोड़ के बाकियों में से कोई एक ड्रग आप इसको स्टार्ट करा दें और उसके ब्लड प्रेशर पे आप मॉनिटर करें उसको। अगर समझते हैं कि आप उस गोल में आ गए हैं कि वो आपका 140 से बहुत नीचे आ गया है और वहाँ 90 से नीचे आ गया है, तो आप इसी एक टेबलेट पर इसको चलाते रहें। रिस्क फैक्टर्स को भी एक्सक्लूड करें लाजमी। लेकिन अगर नेसेसरी हुआ कि आपको दूसरी ड्रग भी स्टार्ट करनी है, क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि वो आपको वो जो पेशेंट है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज़ाहिर ज़्यादा है, 160 है और वो 100 है, तो जहाँ पर आपको एक और ड्रग भी उसके साथ ऐड करनी पड़ेगी। फिर अगर आप डायूरेटिक्स थायराइड डायूरेटिक दे रहे हैं तो उसके साथ कोई और ड्रग भी। अगर एस इनहिबिटर सफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ हो सकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आप देंगे। तो फिर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी डिजीज़ हाइपरटेंशन के साथ बहुत सारी डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। जैसे एक हाइपरटेंसिव पर्सन है वो डायबिटिक भी है, एक हाइपरटेंसिव है वो हार्ट फेलियर का पेशेंट भी है, एक हाइपरटेंसिव है वो रीनल फेलियर का पेशेंट भी है। अब इसका मकसद ये नहीं है कि हाइपरटेंशन के लिए अब आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जो पेशेंट के साथ जो कोएग्जिस्टिंग डिजीज है उस हिसाब से आप एंटी हाइपरटेंसिव यूज करेंगे। तो इससे क्या हुआ, मैंने इसका इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है डायबिटिक, हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है, अब आप उसमें आंखें बंद करके एकदम से बीटा ब्लॉकर से शुरू कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। इसका मकसद है कि इंडिविजुअल केयर जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि अब इसका बीटा ब्लॉकर जो है ये इसके डायबिटीज के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनको एग्रीवेट करेगा। ये समझ रहे हैं ना? तो इसका मकसद ये है कि आप देखेंगे कि उस पेशेंट के साथ कोई एग्जिस्टिंग कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो हाइपरटेंसिव होते हैं उनको एक आध प्रॉब्लम एक साथ होता है। दूसरा जैसे कोई एंजाइना के पेशेंट होते हैं, कोई हाइपरटेंसिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट होता है, कोई किडनी का पेशेंट होता है। तो इसका मकसद ये है कि उसमें कोई भी ड्रग आप नहीं है, तो इसका मकसद है कि हाइपरटेंसिव जो पर्सन है उसके अंदर आप बीटा ब्लॉकर स्टार्ट नहीं करेंगे सिंगल ड्रग के साथ, फिर आप ARB या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एस इनहिबिटर देंगे। तो जहां पर हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए कंकोमिटेंट कोई डिजीज है उसके साथ, जैसे कोरोनरी हाई कोरोनरी डिजीज रिस्क है उसके अंदर, अगर हाई कोरोनरी डिजीज है तो यहां डायूरेटिक के साथ अब आप बीटा ब्लॉकर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही अगर डायबिटीज है तो देखो खाली छोड़ दिया इधर, तो बीटा ब्लॉकर यहां इस्तेमाल नहीं करना है।
क्योंकि बीटा ब्लॉकर के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो डायबिटीज में और ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी जो डिसलिपिडीमिया होगी वो उसका लिपिड जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा, वैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसमें आपको ये नहीं देना था, आप दूसरे दे सकते हैं। डायूरेटिक आप डायूरेटिक तो सभी में देंगे, तो डायूरेटिक्स आप करें और साथ में एस इनहिबिटर या आरबीज दे दें। ऐसा ही डायबिटीज के साथ रिकरेंट स्ट्रोक है या जैसे दूसरे हार्ट फेलियर के पेशेंट है, तो हार्ट फेलियर में तो आप खैर दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, तो इसका मतलब कंकोमिटेंट डिजीज के साथ आप मुख्तलिफ ग्रुप्स इस्तेमाल करेंगे। आप दिमाग लड़ाएंगे कि ये अगर फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर का पेशेंट है तो मुझे सिंगल ड्रग में या 2 ड्रग में मैं कौन सी ड्रग्स यूज करूं, और मैं क्यों ना यूज करूं डायबिटिक एक हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है उसमें अगर डायबिटीज है तो मैं बीटा ब्लॉकर क्यों ना यूज करूं, तो उसको मैं यूज नहीं करना है, उसकी वजह आपको बताएंगे आगे चल के। तो इसका मकसद यह है कि अगर ये डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो हमारा गोल होगा वो होगा कि 140 और 80 के आसपास होना चाहिए इसका ब्लड प्रेशर। दिस शुड बी बिलो 140, इट शुड बी बिलो 80। ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल इस तरीके से हमें यहां रखना है। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तब देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर पेशेंट के साथ हमारा गोल ऑफ ब्लड प्रेशर सेम होना। यहां हमें एक डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना है तो 140 और 80 से नीचे, लेकिन अगर किडनी का पेशेंट है अगर तो 130 और 80 से नीचे। इसका मकसद यह है कि इसके मुकाबले में इसका ब्लड प्रेशर कम रखना है। ऐसा ही पेशेंट अगर यहां फॉर एग्जाम्पल एक एल्डरली पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर आप ज्यादा कम न करें। इससे नहीं कि आपको दिमाग में यह है कि भाई 120 और 80 क्योंकि नॉर्मल होता है, मुझे 120 80 पर ब्लड प्रेशर ओल्ड पर्सन का अब 120 नहीं होगा, अब उसका 140 भी नॉर्मल है। ये समझ रहे हैं? उसको अगर आप और ब्लड प्रेशर कम करके आप उससे एक यंग पेशेंट जैसा 120 और 80 का गोल रखेंगे ना अगर आप, तो दिस विल बी एक्चुअली लेस फॉर हिम, ये हाइपरटेंसिव होगा। समझ गए? तो इसका मतलब एल्डरली पेशेंट में ज्यादा स्ट्रिंजेंट किस्म की चेंजेस या उसको इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करें इसको आप, उसके अंदर आप 150-90 से थोड़ा सा लेस हो तभी ठीक है। ये काम आप इधर नहीं कर रहे थे, ये काम आप यहां भी तो मुकम्मल नहीं कर रहे थे। ये ओल्ड एज में अगर ओल्ड एज में क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो पर 130-80, लेकिन अगर नॉर्मल एक पेशेंट है, ओल्ड एज है सिर्फ उसकी, तो उसका ब्लड प्रेशर 150-90 भी अगर है तो इट इज ओके। तो अगर एज उसकी 80 है, 80 ईयर्स का एक पेशेंट है, तो 80 ईयर्स के पेशेंट में आप 120-80 वाला फिगर नहीं आप यूज करेंगे। यहां पर 140-90 150-90 भी अगर है तो वो ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं वो इनफ है उसके लिए अंदर से। तो उसको इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर उसका यहाँ नहीं रखना है। उमूमन ये जो पेशेंट होते हैं ना इनकी कंप्लाइंस खास तौर पे वो जो ट्रीटमेंट है वो मुसलसल ट्रीटमेंट पेशेंट बड़ा मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं। कंप्लाइंस जो है ना इसके खास तौर पे लेक ऑफ पेशेंट कंप्लाइंस, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट घर पे ले नहीं रहा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते नहीं हैं। पेशेंट लेगा क्यों? हेडेक होगा तो हेडेक के लिए आप कोई दवाई लेंगे, अगर आपको हेडेक ही नहीं होगा तो आप दवाई क्यों लेंगे? टूथ के अंदर इतनी कैविटियाँ हो जाती हैं, पेन नहीं होता है, कोई आता ही नहीं है। थोड़ी सी कैविटी और रूट को टच करे और ठंडा गर्म लगे और पेन आपको हो, पेशेंट कैसे पहुंच जाता है? सिम्टम होंगे तो पेशेंट कंप्लाई करेगा, वरना पेशेंट इतना कंप्लाई नहीं करते हैं अगर उनको सिम्टम नहीं है। तो ब्लड प्रेशर में क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते, प्रॉब्लम होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, वो जो उनके कॉम्प्लिकेशंस है उनके प्रॉब्लम। तो पेशेंट उमूमन हाइपरटेंसिव जो हैं वो क्योंकि कंप्लायंस इनकी नहीं होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सिम्टम्स एज सच ग्रॉसली होते नहीं हैं। दूसरा, यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं और डायग्नोस होते हैं। कैसे डायग्नोस होते हैं? इवन एक्सीडेंटली। तो इसका मकसद है कि ये पेशेंट अगर लिख के भी देंगे, उनको आप बताएंगे ना आप ये कि ये आप नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम करेगा। आगे किसने देखा है? पेशेंट सुनेगा ही नहीं आपकी, कम सुनेंगे। पढ़े लिखे होंगे वो समझेंगे कि अगर ये मैंने नहीं लिया, अगर ब्लड प्रेशर हमारा मुसलसल बढ़ा रहा, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, माना उसको करंट कंफर्ट नहीं मिलेगी उससे, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा उसको, वो उसका यकीन दिलाएं उसको आप कि अगर ये नहीं होगा तो इससे आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, इससे आपकी स्ट्रोक हो सकता है, इससे आपके हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं।
तो पेशेंट को यकीन दिलाएंगे तो फिर पेशेंट जो है ट्रीटमेंट आपकी मुसलसल वहाँ लेता रहेगा। तो असल जो प्रॉब्लम है वो उसके कॉम्प्लिकेशंस का प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर एज सच खुद उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं करता। दूसरा यहाँ पर ये मैंने बताया कि दूसरा यहाँ ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट इसलिए भी कंप्लाई नहीं करते हैं कि कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको उस वक्त प्रॉब्लम करते हैं। अब आप क्या करेंगे, दोनों को मैच करेंगे। अगर मैं एक बीटा ब्लॉकर ले रहा हूं, अगर मेरा पेशेंट अगर ले रहा है तो उस वक्त उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, यानी उसको फौरी तौर पे मसला हो रहा है। अब मैं उसको कन्विंस करूंगा कि अगर ये आप नहीं लेंगे तो आगे चल के 10 साल बाद आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, मेरी ये बात सुनेगा क्या वो? तो जाहिर है इसको ये कन्विंस करना है आपको, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट्स इमीडिएट होते हैं। वो इमीडिएट साइड इफेक्ट की वजह से लोग विथड्रॉ कर जाते हैं, वो ड्रग लेते ही नहीं है। फिर आप उसकी ड्रग को फिर या तो चेंज करने की कोशिश करें। अब एस इनहिबिटर आप लेंगे, उसमें ड्राई कफ होती है बहुत ज़्यादा। आप पेशेंट को कहेंगे नहीं नहीं ये ड्राई कफ आप बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर ये आप ड्रग नहीं लेंगे तो 10 साल बाद आपकी किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी। सुनेगा क्या बात आपकी? वो कहेगा इस वक्त मुझे कफ हो रही है इतनी, मेरे लिए कफ प्रॉब्लम है कि मेरे लिए 10 साल के बाद की किडनी की डिजीज़ प्रॉब्लम। तो इसका मकसद है कि आप उस पेशेंट को क्या करें, स्विच ऑन करें किसी और ट्रीटमेंट पर। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें नॉन कंप्लायंस का एक बहुत बड़ी वजह भी होती हैं। तो नॉन कंप्लायंस क्यों हो रही है? आपको आपके पास एक पूरा ग्रुप है ड्रग्स का, आप दूसरी ड्रग पे स्विच ऑन हो जाए। कोशिश करें आप लाइफस्टाइल के साथ। हो सकता है कि अगर बहुत ही बॉर्डर लाइन पर है तो लाइफस्टाइल के साथ भी पेशेंट ठीक हो सकता है। अब ये पूरा एक नक्शा है जो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के साथ आपने देखा है, और ये पूरा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अब इनको देख के हम इन ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे। डायूरेटिक्स कब इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास पेशेंट आ रहा है और मेरे पास ये ड्रग्स का एक पूरा चार्ट है। अब मैं कौन सी ड्रग, अगर सिंगल ड्रग में एक यूज़ करूं कि 2? इन लोगों ने फिर कंप्लायंस के लिए बहुत सारी चीज़, एक तो ग्रुप बहुत ज़्यादा है, अब किसी भी ग्रुप पे चेंज हो जाए। फिर 2 ड्रग्स है ना, 2 अगर ड्रग्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं तो 2 ड्रग्स से 2 टेबलेट्स खाना पेशेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इन लोगों ने क्या किया है, जब 2 ड्रग्स हैं ना, एक ही टेबलेट के अंदर दोनों ड्रग्स डाल दी, क्योंकि अभी तो 2 ही लेनी पड़ेंगी आपको। पहले जैसे बीटा ब्लॉकर लेते थे ना, तो पहले बीटा ब्लॉकर लेते थे फॉर एग्जांपल एटिनोलोल, टेनोर्मिन। फिर पता चला कि इस पेशेंट के अंदर मुझे एक डायूरेटिक भी देनी है, तो फिर इन्होंने क्या किया, एटिनोलोल के साथ थायजाइड डायूरेटिक मिला के दे दिया। अब मिला के दे दिया वो थायजाइड डायूरेटिक्स, और अब आ गई वो फॉर एग्जांपल टेनोरिट के नाम से। अब आपको सिर्फ एक ही टेबलेट खानी है, एक टेबलेट खानी है। इसका मतलब मोनोथेरापी है कि 2 ड्रग्स हैं, 2 ड्रग्स आपको, तो इजी हो गया ना आपके लिए। तो उन लोगों ने, फार्मास्यूटिकल्स ने इजी भी कर दिया इसको। जैसे ARB है, ARBs में फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल की एक जैसे वालसाटान वगैरह या लोसाटान, जैसे अप्रूवल, चलो ठीक है, अप्रूवल से आपने स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया ना कि सिंगल ड्रग से आप एस इनहिबिटर या, तो आपने सिंगल ड्रग इस्तेमाल की, पता चला कि नहीं इसको डायूरेटिक भी देनी थी। इन लोगों ने क्या किया, एक ही टेबलेट अप्रूवल के साथ थायजाइड डायूरेटिक भी मिला दिया 12.5, को अप्रूवल, 2 ड्रग एक ही टेबलेट में। एस इनहिबिटर आप देते थे रेनिटेक, पता चला कि रेनिटेक के साथ मुझे डायूरेटिक भी देनी है, 2 ड्रग देनी है मुझे, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एक ड्रग से काम नहीं चल रहा है, लाइफस्टाइल भी चेंज की, सब कुछ किया, अब एक ड्रग से भी काम नहीं हो रहा है, दूसरी ड्रग ऐड करेंगे, कोरेनिटेक, एक टेबलेट के अंदर डायूरेटिक भी शामिल हो गया। और ऐसे ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं, उनमें भी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मुझे नाम आ जाएगा, उसके साथ थायजाइड डायूरेटिक मिली हुई, एक टेबलेट के अंदर 2 ड्रग्स। तो इजी हो गया है, कंप्लायंस आसान हो गई है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन में देखनी है। अगले दिन हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे इनके ग्रुप्स को और देखेंगे कि हम कब किस किस पेशेंट में क्या क्या दे रहे हैं, और कहाँ हम एक ड्रग देंगे, कहाँ 2, और कहाँ इमरजेंसी है तो हमें शायद तीसरी ड्रग भी देनी पड़े। सडनली अगर फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंट या इवन समझे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन है, अचानक इतना हाइपरटेंशन हो जाती है, तो हम उसको जैसे एडमिट करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या देना होता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हम हाइपरटेंशन में देखेंगे ताकि आपको ये सारा समझ में आ जाए, और सिनेरियो जब डेवलप हो तो आप ड्रग को सिलेक्ट करने में आपको गलती ना हो यहाँ पर। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में